बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते हैं कि 20 मरतबा IMF के पास जा चुके, लेकिन मुल्क में एक छोटा सा तबका जो है वो अमीर हो गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती आएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आएगी। और सिस्टम करप्ट हो तो अमीर और मुल्क जो है वो गरीब हो जाता है। और सवाल ये है कि इन करप्ट लोगों को पकड़ेगा कौन और करप्शन का खात्मा कैसे होगा, क्योंकि अपोजिशन तो सारी जेल में डाल दी गई और ये कह के कि वो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये है वो है, करप्शन हो गई, पैसा लूटा हुआ वापस लाएंगे। लेकिन ना लूटा हुआ पैसा आया और वो लीडर्स भी जो हैं वो रिहाई पाते गए और अदालत ने भी उनके लिए अच्छे रिमार्क्स दे दिए। और हुकूमत की जो है वो कोई तदबीर काम नहीं आ रही और महंगाई का जो पारा है वो हाई है। और जुलाई की बात करें, सिर्फ जुलाई की बात करें तो महंगाई में 1.3% इजाफा हुआ और इस इजाफे के साथ जो महंगाई की शरह है वो 8.4% तक पहुंच गई है। और वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क जो है, पाकिस्तान जो है वो सस्ता तरीन मुल्क है और मुल्क के अंदर जो है महंगाई उस शरह में नहीं है जिस तरह से दीगर मुल्कों में हो रही है और ख़ित्ते में हो रही है। तो दुनिया का जो सस्ता तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है, लेकिन इस सस्ते तरीन मुल्क की आवाम जो है वो वज़ीर आज़म साहब बहुत गरीब है और वो उनके हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी और ट्वीट पे पैगामात भी चले कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है और ये होगा वो होगा। और हमने आवाम के लिए बड़ा सोचा और आवाम को रिलीफ देने के लिए 1 अब कुछ पैसे जो हैं वो बढ़ाए, लेकिन 5 रुपए बढ़ाने की बात हो रही थी। और मगर चुपके से गवर्नमेंट ने गैस की कीमत बढ़ा दी है, गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया। साथ ही ये भी कह दिया गया कि LNG की कीमत भी बढ़ेगी, ओगरा की तरफ से ये कहा गया है। और डॉलर जो है 64 रुपए पर लाने की बातें होती थी। जब कंटेनर के ऊपर कैंपेन चलाई जाती थी तो कहा जाता था कि हम 64 रुपए तक डॉलर ले आएंगे। डॉलर की कीमत ज़्यादा होती है तो हुक्मरान चोर होता है, गैस के बिल ज़्यादा आते हैं तो हुक्मरान चोर होता है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है, महंगाई ज़्यादा होती है और टैक्सेस ज़्यादा होते हैं तो ये सारे पैसे जो होते हैं वो गवर्नमेंट अपनी जेबों में ले जाती है। लेकिन आज जो है डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। जो कहते थे कि 64 रुपए पर डॉलर की कीमत लेके आएंगे तो बुलंद तरीन सतह पर डॉलर की कीमत पहुंच के 163.67 यानी लगभग 164 रुपए हो गई है। तो 64 रुपए के साथ 100 रुपए का इजाफा भी हो चला है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है जी कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को हम मुस्तरद करते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो कौम के ऊपर रहम करें और रहम करते हुए पेट्रोल की जो उन्होंने कीमत बढ़ाई है उसमें कमी लाएं और जो उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है उस इजाफे को वापस भी लें। मुबैना मालियाती स्कैंडल और में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है, उसमें तोसी हुई है। नून और शीन में मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों नाकाम हुई हैं, ऐसा कहते हैं शेख रशीद साहब इन ज़मानतों के बाद। और वो कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको हमने बातचीत की दावत दी हुई है और अपोजिशन से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करेगी, तो तकरीबन शेख साहब गवर्नमेंट तो अपना टेन्योर पूरा कर ही चुकी है। अब पीछे लगभग 1.5 साल रह गया है और आवाम जो है वो महंगाई के गिरदाब में फंसे हुए हैं और वो गवर्नमेंट से भी रिलीफ चाहते हैं। देखना यह है कि आपकी गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ कब दे पाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे तो पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, कोई भी ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर फेवरेट नहीं है। अफगानिस्तान की जानिब से ये बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान जो है तालिबान की मावनत कर रहा है, तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई मावनत नहीं कर रहा। और अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है अमन चाहता है और अफगानियों की आवाज़ को पाकिस्तान जो है वो कहता है कि अफगानियों की बात को माना जाए जो उनकी आवाम कहती है। और साथ ही साथ हेलमंद शहर का कंट्रोल जो है वहाँ की इंतज़ामिया के हाथों से ख़त्म हो रहा है और घमसान का रंग पड़ा हुआ है वहाँ पर तालिबान और सरकारी फोर्सेस में, और लाशें भी बिछी हुई हैं। नकल मकानी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। और अशरफ गनी जो है वो अमन की राह में रुकावट नज़र आते हैं और बयानात वो पाकिस्तान के खिलाफ ही देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भारत से भी मदद हम ले लेंगे, लेकिन तालिबान की मावनत जारी है। और इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराऊँ तो जनाब नासिर अजीम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, तज्ज़िया निगार हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बात करेंगे जी, 20 बार IMF के पास जा चुके हैं हम, और वज़ीर आज़म साहब पहले हुकूमत में आने से पहले तो ये भी कहते थे
कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा था, लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद वो कहते हैं कि हमें मजबूरी थी तो हमें जाना पड़ा। अब वो कहते हैं 20 बार जा चुके हैं, छोटा तबका अमीर हो गया, मुल्क गरीब हो गया, जो अमीर है उनको पकड़ेगा कौन? पहले तो बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका और ख़ास तौर पे सच न्यूज़ का कि मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जहाँ तक बात अब खान साहब की कर रहे हैं कि खान साहब एक स्टेटमेंट दिया करते थे कि मैं IMF नहीं जाऊँगा। खान साहब इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते थे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। देखा जाए तो हर मामले में उन्होंने सब कुछ किया, हर मामले में यू टर्न लिया। और एक जगह मैंने सुना कि खान साहब ने कहा कि यू टर्न लेना अगर मुनासिब हो तो ले लेना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट के बाद तो आप इस बात पे ज़हनशीन कर लें कि खान साहब कोई भी स्टेटमेंट देने के बाद यू टर्न ले सकते हैं। जहाँ तक बात IMF की है तो वो जो अपोजिशन लीडर थे तो वो बात किया करते थे, और बतौर अपोजिशन लीडर बात करना बड़ा आसान होता है। अब जबकि जिम्मेदारी सर पर पड़ी है ना, तो अब मैं समझता हूँ कि अब उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि चल क्या रहा है और हुकूमत चलती कैसे है और मामलात अंदर कैसे होते हैं। बतौर अपोजिशन लीडर तो आप ब्लंटली पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। जैसे अभी कोई भी बात होती है तो मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो बात करते हैं, लेकिन अगर इन पे जिम्मेदारी डाली जाए तो मैं समझता हूँ फिर इन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या सिलसिले। मैं खान साहब की फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खान साहब को अपनी बात पे स्टैंड करना चाहिए था। अगर ये कह रहे हैं 20 दफ़ा गए तो इन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन्हें IMF के पास अब नहीं जाना चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं कि मांगने वाला शख्स बेहतर नहीं होता, और अगर शख्स बेहतर नहीं होता तो मुल्क कैसे? नहीं, वो तो कशकोल की बातें करते थे ना कि आए कशकोल उठा के ले जाते हैं सारी तरफ, और ऐसा है वैसा है, और IMF से कर्जे लेते हैं। लेकिन जिस कदर उन्होंने खुद कशकोल उठाया, और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले गवर्नमेंट्स के मुकाबले में जो मौजूदा गवर्नमेंट्स है, वज़ीर आज़म साहब की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में ज्यादा कर्जे लिए हैं। सर जी, कर्ज़ों के अलावा भी इन्होंने जो जो मामलात कर दिए हैं, आपको मैं प्रोग्राम के आगे चल के ना नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की कुछ ज़रूरती अशिया के रेट्स का भी फ़र्क बताऊंगा कि इन्होंने कहाँ से कहाँ महंगाई को पहुँचा दी और कैसे कैसे मामलात गरीब की पहुँच से दूर कर दिए। ये बेसिकली अपनी बात पे स्टैंड नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि खान साहब के साथ कैबिनेट में वो लोग मौजूद हैं जो पिछली दौरे हुकूमतों में वज़रा जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनके साथ वो कैबिनेट में मौजूद थे। ये सेम पॉलिसीज़ लेके वो चल रहे हैं, उनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। खान साहब बतौर कैप्टन बात तो कर देते हैं, लेकिन नीचे टीम अगर वो नहीं परफॉर्म करती तो वो भी एक उनके लिए है। लेकिन वो टीम कहाँ गई? वो तो ये भी कहते थे ना, मेरे पास 200 अफराद की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम है, और इतनी ज़बरदस्त टीम है कि पाकिस्तान यूं है और फिर यूं हो जाएगा, और मेरा ख्याल है वो वाकई यूं ही हो गया। देखिए जी, वो तो सारी ज़िंदगी वर्कर्स को अफसोस रहेगा कि 2023 में और 18 में, ख़ास तौर पे 18 में उन्हें चाहिए था कि अपने यंगस्टर्स के साथ टिकट्स दे के उनको उतरते मैदान में, तो इनको फ़ायदा होता कि यंगस्टर्स इन्हें कभी छोड़ के भी ना जाते। अब जो इलेक्टेबल्स इन्होंने लिए हुए हैं 2023 में, मुझे नहीं लगता कि वो उनके साथ खड़े भी होंगे या रुकेंगे। तो टीम तो इनकी बिल्कुल नज़र नहीं आई। वज़ारत ख़जाना आप देख लें तो 4 बार बदल चुके हैं। जहाँ असद उमर साहब का कहा करते थे कि ये वज़ीर ख़जाना है, आज से 6-7 साल पहले, हुकूमत से भी पहले इन्होंने 22 साल की स्ट्रगल में बहुत से लोगों डिफाइन कर दिए गए थे, लेकिन वो जो डिफाइन किए गए थे वो अपनी मुनासिब सीटों पर नहीं डिफाइन। अब असद साहब को NCOC दिया हुआ है, वो भी आपको पता है कि ऑफिशियल्स उसको हेड कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। इनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी, ये प्रेस रिलीज जारी करवाते होंगे, करते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने वो भी सारा का सारा वज़ारत ख़जाना को भी फ्लॉप कर दिया। अब जो वज़ीर ख़जाना शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कौन है, क्योंकि अनइलेक्टेड नॉन इलेक्टेड। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी IMF में बार बार जाने के हवाले से, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 20 बार हम IMF जा चुके हैं, और अमीर जो होते हैं वो एक मखसूस ग्रुप होता है, करप्ट लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, करप्शन का ख़ात्मा भी चाहते हैं, सिस्टम करप्ट हो तो मुल्क गरीब होता है। तो करप्ट सिस्टम को ठीक कौन करेगा, ये इसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है। और महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर सिर्फ जुलाई की महीने की बात करें तो 1.3% जो है महंगाई बढ़ी, और अब जो उसकी शरह है वो 8.4 तक पहुंच गई है। तो नासिर साहब, जहां करप्शन की बात होती है तो ये मौजूदा गवर्नमेंट तो कहती थी कि महंगाई होती है तो हुक्मरान करप्ट होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान करप्ट होता है, LNG की कीमत बढ़ती है हुक्मरान करप्ट होता है, रसोई गैस की कीमत बढ़ती है हुक्मरान करप्ट होता है, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अब तो पता नहीं किधर महंगाई चली गई। आप क्या करना चाहिए? एहसन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि
पहले ही खान साहब और खान साहब की जितनी भी जमात के लोग थे वो कह चुके हैं कि अगर महंगाई हो तो हुक्मरान करप्ट होता है या उसकी कैबिनेट सारी की सारी। तो चले ये अगर हम लोग कहते तो ये फिर कहते कि आप लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अलर्ज कर रहे हैं। नहीं, ये तो वो कह रहे हैं, मैंने कोई जुमला अपने पास से नहीं कहा, जो उन्होंने बातें की वही बातें की, उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया। सर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो चले उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो हुक्मरान करप्ट होते हैं जब महंगाई हो रही होती है, जब मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, ज़रूरत अशिया हाथ से निकल जाती है। मैं आपको पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान के कुछ रेट्स बताना चाहूँगा कि पुराने पाकिस्तान में चीनी फ़ी किलो होती थी 54 रुपये, आज 110 से ऊपर है। 110 यूटिलिटी स्टोर पे, ये भी बता दें यूटिलिटी स्टोर पे जो दूसरी दुकानें होंगी वहाँ पे 110 से ऊपर होगी। बिल्कुल, घी मिलता था 140, अब 280, इसी तरह डालडा वो 280 यूटिलिटी स्टोर पे, बिल्कुल बाकी 300 से ऊपर है। डालडा घी 165, अब 318, गंदम आटा 20 किलो 660, अब 1400। ये है नए पाकिस्तान में 1400। पेट्रोल 72, अब 118 से ऊपर। घरेलू सिलेंडर 830, अब 2200 का। मतलब सिलेंडर आपको पता होगा जहाँ पे गैस नहीं होती तो अक्सर घरों में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्योंकि अब हालात ऐसे हैं कि लकड़ियाँ तो आप इस्तेमाल करने से रहे, क्योंकि गुंजान आबाद एरियाज हो चुके हैं। 2200 का जिसने सिलेंडर भरवाना है, आप सोचें कि वो कमाता क्या होगा, खाता क्या होगा, सिलेंडर पे कितने अखराजात आ रहे होंगे। चिकन की रेट्स आप देख लें तो जहाँ 190 होता था आप 450 ऊपर चली गई है। दालों का आप रेट देख लें, चावल देख लें, चावल किसी दौर पे 85 रुपये पुराने पाकिस्तान में, अब 160 से ऊपर उसका रेट है। तो ये हालात इन्होंने नहीं, तो फिर अगर पुराने पाकिस्तान के आप रेट बता रहे हैं तो पुराना पाकिस्तान अच्छा नहीं था। फिर मैं तो यही कहूँगा कि हमें पुराने पाकिस्तान में ले जाएं, क्योंकि अब जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए, बहुत ज़्यादा बाहर हो गए। नहीं, लेकिन अब करप्ट कौन है? मैं समझता हूँ, देखें ना, इन्होंने खुद ही कह दिया तो अब हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि यही कहा करते थे कि करप्ट वही होता है जब महंगाई हो जाए। तो महंगाई तो उन्होंने कर दी है, इट्स मीन कि करप्शन हो रही है। खान साहब को चाहिए कि अपनी कैबिनेट पे गौर करें कि जहाँ करप्शन हो रही है, खान साहब खुद कहते हैं एहतसाब होगा, तो अगर ये करप्शन कर रहे हैं तो खान साहब इन्हें पकड़ें। नहीं, एहतसाब तो सारे का सारा अपोजिशन के लिए हो रहा है ना, जो वहाँ पर बैठे हुए अगर नाम ले के बात करना चाहें तो वो फिर वही जो कैबिनेट में बैठे हैं वो एक वजारत से दूसरी पे आए, दूसरी से तीसरी पे आए, तीसरी से चौथी पे आए। बहुत से वज़रा इसमें शामिल हैं और लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं वो आजकल। सर अगर खान साहब ने भी ये एग्जाम्पल सेट न की और अपने वज़रा को करप्शन में ना पकड़ा तो याद रखिएगा कि ये तो फिर पाकिस्तान की एक रवायत है और ट्रेंड है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर ऑटोमेटिकली शिकंजे में आएंगे और 2023 के बाद फिर ऑटोमेटिकली इन्होंने शिकंजे में आना है। लेकिन वो तो कहते हैं 2023 के बाद हमारी गवर्नमेंट आ रही है। शेख रशीद साहब की पेशगोइयाँ तो आपको पता है वो दुरुस्त भी होती हैं अक्सर व बेशतर, जैसे उन्होंने कश्मीर के हवाले से की हैं पेशगोइयाँ, वो भी दुरुस्त साबित हुई। तो अब जो वो बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं 23 में भी PTI है। शेख साहब तो ये भी कहा करते थे कि खान साहब की टांगा पार्टी है और खान साहब कभी गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, तो वो गवर्नमेंट में भी आ गए और उसी टांगा पार्टी की गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला हैं। तो मैं समझ वो तो फिर अगर इस तरह टांगा पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते थे मैं उन्हें चपड़ासी भी नहीं रखूंगा। तो इस तरह तो बहुत से बयान निकल आते हैं। तो ये सियासी बयान है कि उनकी जो पेशगोइयाँ ठीक है, किसी हद तक वो एनालिसिस करते हैं और वो पुराने इस मामले के खिलाड़ी हैं, उनको समझ भी है, उनको तजर्बा है, तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। लेकिन हर पेशगोई ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत तब आएगी जब ये 1.5 साल में परफॉर्म अच्छा करेंगे, हालात पे कंट्रोल करेंगे, ज़रूरत अशिया को कंट्रोल कर लेंगे। आप मुझे 1.5 साल में हो जाएगा क्या मैं और आप अफोर्ड कर पा रहे हैं किसी चीज़ को? तो अगर हम लोग नहीं कर पा रहे तो एक रेडी वाला क्या कर पा रहा होगा जिसने मजदूरी डेली करनी है, जिसने 800 रुपये रोज़ाना कमाने हैं? वो सोचे सिलेंडर कहाँ से लेता होगा, चीनी दाल चावल कहाँ से वो रेडी वाले जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं या जो अभी मौजूद हैं उन सब को वो लोग बिजनेसमैन नजर आते हैं। वो कहते हैं वो बड़ा पैसा कमा लेते हैं। जाहिर बात है यूनियन काउंसिल और वार्ड का उनका ताल्लुक तो है नहीं, तो उन्हें तो बिजनेसमैन ही नजर आने। खान साहब ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कैसे कैसे लोगों को उठा के अपने साथ वजीर लगा दिया। जो लोग इलेक्टेड हल्कों से इलेक्टेड लोग हैं उन्हें तो नजर नहीं आए, वो नजर ही नहीं आए। सर मैं समझता हूँ कि वो 100+ वो लोग हैं जो इलेक्टेड लोग हैं, उनमें से क्या कोई वजीर नहीं बन सकता था? अगर नहीं बन सकता था फिर वो टिकट उन्हें कैसे दिया गया? वो इस एहलियत नहीं रखते थे। चंद लोगों को खान साहब ने जो अपने पुराने पार्टी के वर्कर्स को मिनिस्टर्स बनाया तो उनकी परफॉर्मेंस देख लें, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनकी परफॉर्मेंस देख लें। जो इलेक्टेड लोग थे आज तक उनकी वजारत नहीं बदली क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। सही। नॉन इलेक्टेड की इसलिए बदल जाती है कि वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा।
वजारत ख़जाना बदली, दाखिला बदली और बहुत सारी और वजारतें भी बदली, तो इससे हालात ठीक नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान का दारोमदार वजारतों पे होता है और वजारत से ही पाकिस्तान चलता है। सही। और आप जैसे वजारत की बात कर रहे हैं तो डॉलर भी महंगा हो गया है, महंगाई की बात हमने की है और अशिया ख़ुरोनोश की भी बातें की हैं। डॉलर किस तरह महंगा हुआ कि कंटेनर पे थे तो कहते थे 64 रुपये तक ले आएंगे, और अब जो है डॉलर की कीमत जो है वो 1.163.67 यानी लगभग 164 है, यानी उस 64 के साथ 100 कुछ भी जमा कर दिया गया। बस वो कंटेनर वापस लाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि वो कंटेनर वापस लाना पड़ेगा, कंटेनर लाना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करूँगा इस वक्त की अपोजिशन को। नलायक अपोजिशन है। मैंने जब से होश संभाला इतनी नलायक अपोजिशन नहीं देखी। खान साहब का अभी हुकूमत में जो भी कंडक्ट है या उनकी कैबिनेट का, वो चलें एक साइड पर रखते हैं। अपोजिशन तगड़ी हो, अपोजिशन प्रेस करे, अपोजिशन दबाए, तो मैं समझता हूँ कि अवाम की फलाह की बात करे, अवाम के राइट्स की बात करे, तो ये रेट्स भी कम हो सकते हैं, ये चीज़ों पे कंट्रोल भी हो सकता है। आप अपोजिशन की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हुए नजर आए जी कि महंगाई का तूफान आ गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में आ गए, वो उन्होंने भी बल्कि कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो आपने रेट्स बढ़ाए हैं उनको मुस्तरद भी कर दिया उन्होंने, और साथ वापसी का मुतालबा भी कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अवाम पर रहम नहीं कर रहे, उन्हें चाहिए कि वो अवाम पर रहम करें। देखें, जहाँ तक भी मुतालबात एक स्टेटमेंट हल्की सी दे देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फ्रेम में आ जाना एक अलग बात है। जैसे खान साहब किया करते थे कि वो कहते थे या मैं नहीं या आप नहीं, गवर्नमेंट डर जाया करती थी और मजबूरन 1 महीने 1.5 महीने के लिए पेट्रोल का रेट्स को नीचे ले आती थी, ज़रूरत अशिया के रेट्स को नीचे ला के अवाम को रिलीफ देना शुरू कर देते थे। बिजली का जो बुरान होता था उसको कम कर देते थे, गैस के हवाले से देखा जाए तो बुरान को कम कर देते थे। अच्छा, ये आप क्रेडिट इमरान खान साहब के और उस टाइम की अपोजिशन को आप देखें ना, अपोजिशन का काम यह है कि अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानते तो फिर दूसरे तरीके से मनवाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट से देखें अवाम की फलाह के लिए अगर किसी भी तरीके से मनवाया जाए तो मैं समझता हूँ वो राइट है। NRO के लिए 126 दिन का धरना दिया जाए, सर मैं समझता हूँ अगर ये दे सकते तो ज़रूर देना चाहिए। देखिए NRO के लिए अगर ये कंटेनर लेकर मियां नवाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान फिर सकते हैं और मुझे क्यों निकाला की एक आवाज़ आ सकती है। इसी तरह PDM ने एक ऐलान कर दिया था कि हम कंटेनर लेकर अभी धरना देने की तरफ आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ये इस्लाहत की बात करते हैं, इस्लाहत की तरफ ये नहीं आते। आज़ाद कश्मीर में जब हार के धांधली का जोर पकड़ लिया बात ने, तो फिर ये कह रहे थे कि हम धरना देने आ रहे हैं। सही ऑपोजिशन की सियासत के ऊपर ही बात करते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं। नाजरीन, हुकूमत जहां पर महंगाई करती हुई नजर आती है तो इसका जिम्मेदारी अपोजिशन के ऊपर भी आती है कि अपोजिशन जो है वो उस तरह का किरदार अदा नहीं करी, बड़ी कमज़ोर किस्म की अपोजिशन है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी महंगाई की और अपोजिशन की नाअहली और कमज़ोर अपोजिशन के हवाले से। तो नासिर साहब, नून और शीन में मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों चल नहीं सकते, ये बात तो शेख साहब ने भी वाज़े कर दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन से किसी किस्म का मौजूदा हुकूमत को ख़तरा नहीं। तो अपोजिशन की कमज़ोर होने की वजह से ख़तरा नहीं है या कोई और रास्ते निकाले गए हैं? क्योंकि शेख साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी दावत दी है, बातचीत की होगी। एहसन साहब, जहाँ तक बात शेख साहब की स्टेटमेंट की है कि अपोजिशन से ख़तरा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को सिर्फ एक डिमांड है, NRO। मैंने इस पर एक कॉलम भी लिखा था, आर्टिकल लिखा था, मुफाहमत या मुज़ाहमत। तो मरीम नवाज़ साहबा का जो स्टाइल है, क्योंकि वो अपने वालिद के साथ कोऑर्डिनेशन करती हैं इस हवाले से, और जो मुज़ाहमती है वो मुज़ाहमत की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल है और जो मामला हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मुफाहमत के खिलाड़ी हैं और मुफाहमत की तरह ही वो चलते हैं, मुफाहमत की पिच पे रहते हैं। और उनके बेटे जो हमजा शहबाज हैं वो भी पंजाब में मुफाहमत वाली सियासत ही करते नजर आते हैं। अभी नहीं, पहले से ही वो मुफाहमती अमल का है। वो शुरू से ही ऐसे। अगर ये कहें कि इनके साथ मिलके वो मुज़ाहमत की तरफ जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर नून से शीन निकलना लाजिम हो जाएगा और वो एक टाइम आएगा निकल ही जाएगी। लेकिन बातचीत की दावत दी है, होगी सर, हो सकती है। अगर शेख साहब उनको दावत दे रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना बड़े ज़ीरक सियासतदान है, वो इनसे बात करने में मैं समझता हूँ कोई हर्ज भी नहीं होगा, वो कर भी सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्हें मुफाहमत की सियासत करनी है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ शहबाज शरीफ साहब अगर लीड करें
तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी को लीड करते हुए पार्टी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। नहीं तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये भी मौक़िफ़ रहा है कि ये मुफाहमत की सियासत जो हमेशा से रही है ये अवाम के लिए बड़ी ख़तरनाक रही है। आप वो खुद भी मुफाहमती सियासत की बात करते हैं, अगर अभी सियालकोट के इलेक्शन कोई देख लें तो वहाँ पर भी इंसाफ के बजाय इत्तफाक ही हुआ और मुफाहमत ही हुई। सर वक्त के साथ साथ सीख जाते हैं। वक्त के साथ साथ सब बदल जाते हैं। पॉलिटिशियन ऐसे ही सीख जाते हैं या बदल जाते हैं? बदल भी जाते हैं और सीख भी जाते हैं। तो अगर आप कहें कि बदल गए हैं तो बदले इस तरह हैं कि पहले मज़ामत किया करते थे, उन्होंने मज़ामत करके देख लिया, फिर मुफाहमत के रास्ते पे जब चले तो फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये वाला जो सिलसिला है मुफाहमत वाला, इस पे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं। तो अगर ये पहले ही कर लिया जाता तो इसके मशवरे तो पहले भी दिए जा रहे थे। सर बस सीखते हुए टाइम लगता है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ। तो अब इन्हें ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा को मुझे लगता है भी 10 साल चाहिए। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुफाहमत की तरफ जाएंगी तो आगे गवर्नमेंट में आने के अवाम को कोई फ़ायदा होगा? सर अवाम को तो इनसे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि इनकी सिर्फ और सिर्फ डिमांड NRO है। अगर ये अवाम के फ़ायदे की बात करें, अवाम चाहती है कि ज़रूरत अशिया जो है सस्ती हो जाएं, तो ये उसके लिए आवाज़ मुसलसल उठाएं। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर लीडर आके कर दी और उसके बाद वो बात ख़त्म होगी और गायब होगी। सिर्फ इन्हें फ्रेम में आने का शौक़ होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुसलसल 5-10 दिन मेंटेन करें उस बात को कि हमारी ये डिमांड है। और हम फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कहते 126 दिन आके डी चौक बैठ जाएं, हम ये कहते हैं कि कोई भूख हड़ताली कैंप लगा लें, कोई एक अलामती धरना दे दें कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारी यानी प्रेशर डेवलप करने की ज़रूरत है। अपोजिशन का जो किरदार है प्रेशर डेवलपिंग का, वो उसमें फुकदान नज़र आ रहा है। उन्हें प्रेशर डेवलप करने की ज़रूरत है और अब हुकूमत को भी अवाम के लिए सोचने की ज़रूरत है। जाएगा कि जो अपोजिशन है वो प्रेशर डेवलप करे और फिर वो सोचें इस हवाले से। अफ़गानिस्तान के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे तो नासिर साहब, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो पहले से जिस तरह वाज़ेह थी कि वहाँ पर हमारा कोई फेवरेट ग्रुप नहीं है, लेकिन बार बार वहाँ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की मुआवनत कर रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इंतहाई अफसोसनाक बात है। मैं अक्सर औकात मैंने कुछ मामलात में नोट किया है कि जो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं, अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, वो भी पाकिस्तान पे जो है ना बिला वजह इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें फ़ीडबैक देता है उनका एक पड़ोसी मुल्क जो हमारा भी है भारत, और उनकी फ़ीडबैक पे वो उनको सच, हालांकि बराह रास्त से पड़ोसी नहीं है लेकिन फिर भी फ़ीडबैक है, उनका फ़ीडबैक होता है, वो उनको चार्ज करता है, उनको पंप किया जाता है। उसके बाद पता ये चलता है कि वो उनके चार्ज हुए स्टेटमेंट पे वो हम पे चार्ज हो जाते हैं। देखें पाकिस्तान को उस पर क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान का 2 इंटरेस्ट हैं। एक खित्ते पे अमन रहे पूरे खित्ते में, नंबर 2 इनकी वजह से पाकिस्तान अब डिज़ास्टर की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अशरफ गनी साहब का जो किरदार है पूरा इसके अंदर कोई अमन पसंदी वाला नहीं रहा। उन्होंने जो बारहा ये भी कहा कि हम भारत से भी मदद लेंगे। सर वो भारत से मदद लें या किसी भी और मुल्क से लें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। और पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान में 70% तबाही हुई, अब जाके कंट्रोल हुआ 5-6 साल से और अमन आया। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि कितनी जानों का ज़िया हुआ इनकी जंग की वजह से। हम ये चाहते हैं कि ये खाना जंगी ना हो। ये देखें, हमेशा हर मसले का हल टेबल टॉक होता है। हम इन्हें कभी भी नहीं कह रहे कि आप जंग करें, आप आपस में खाना जंगी करें, टेबल टॉक करें। यानी पाकिस्तान जो है वो अमन का दावेदार है और पाकिस्तान अमन चाहता है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अमन के लिए है और अफगानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी है उसके तदारुक के लिए भी पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।